नरेंद्र मोदी जी ने ई रिक्शा चालकों के लिए कहा था ये स्वरोजगार है। नितिन गडकरी जी ने बड़ा ढोल ताशे बजवा के ई रिक्शा चालकों के लिए ये कुछ लोगों को बांटे भी गए थे। लगभग बनारस में 25,000 पंजीकृत ई रिक्शा हैं, बहुत बिना रजिस्ट्रेशन के भी हैं, और वो ज़्यादातर लोग जो धनपशु हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके अनरजिस्टर्ड भी चल रहे हैं। बनारस प्रशासन ने एक तुगलकी फरमान सुनाया कि हम आपको फिक्स करेंगे 2 से 3 किलोमीटर के आगे आप नहीं जाएंगे, अगर कहीं आप जाते हैं तो आपका चालान होगा, गाड़ी सीज होगी। अब इस मुद्दे पे जो आंदोलन कर रहे साथी हैं, उनकी मांग ये है कि अगर 2 से 3 किलोमीटर हम चलेंगे तो हमारा तो ईएमआई ही नहीं निकलेगा, हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अगर 25,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं तो हर टोटो स्टैंड, जहाँ भी स्टैंड बना है जहाँ से वो सवारी उठाते हैं, नगर निगम की 10 रुपये की वो पर्ची कटाते हैं। अब 10 रुपये की पर्ची में 25,000 टोटो वाले रोज 10 रुपये की पर्ची कटाते हैं। 30 दिन में कितना हुआ और 1 साल में कितना हुआ, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आंकड़ा 9 करोड़ के आसपास जाता है। सोच लीजिए कि नगर निगम को जो गरीब बेरोजगार ई रिक्शा चालक हैं, जिन्होंने इस प्रदूषण रहित वाहन को रोजगार के रूप में चुना, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी इस टोटो को चलाती हैं, ई रिक्शा को चलाती हैं, उन्होंने इसको चुना। किसी तरीके से जमा पूंजी देकर बैंक से फाइनेंस करा के इन्होंने टोटो खरीदा। किसी तरीके से उनकी गाड़ी थोड़ी सी पटरी पे चली ही थी कि वाराणसी जिला प्रशासन ने उनकी गाड़ी को भी पटरी कर दी। बैंक के फ़ोन आ रहे हैं कि आप ईएमआई दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब ये सोचिए कि हर उस रिक्शा चालक का खर्च कितना आता है और वो कमा कितना लेता है उससे। उसका रोज का ईएमआई लगभग 300 रुपये है, महीने का 9,000 के आसपास, 9,000, 10,000, 12,000 जैसा, लेकिन मिनिमम 9,000 ईएमआई है। 100 रुपये का उसका चार्जिंग का, 100 रुपये दिन भर वो चलाएगा तो कुछ नाश्ता पानी करेगा, 500 रुपये, और घर चलाने के लिए जो उसकी कमाई है वो 500 रुपये के बाद शुरू होती है। कोई रिक्शा चालक शाम को 700 कमा के जाता है तो 500 खर्च हो गए, 200 रुपये घर चलाने के लिए बचे। कोई 800 कमाया तो 300 बचे, कोई 900 कमाया तो 400 बचे। लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को होता है, वो गरीब लोग हैं। एक तरफ जहाँ सरकार ने उनको रोजगार के नाम पे बोला था कि आपको स्वरोजगार दे रहे हैं, इससे प्रदूषण भी कम होगा, उन्होंने जब उसको चुना तो अब प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है? सुनने में आया है कि बनारस में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वो कौन होगा? कोई गुजराती कारपोरेट होगा, कोई बड़ा उद्यमी होगा जो कि 100 बसें यहां चलवाएगा। डेली का करोड़ों का धंधा है। अब इस बात को सोचिए कि अगर 100 बसें चली और मिनिमम 50 रुपये की भी लोगों ने यात्रा की, तो जो ट्रैफिक पे कहते हैं, बनारस के प्रशासन का ही ये दावा है कि 3 लाख से 5,000 लोग बाहर से रोज आते हैं। अगर 3 लाख को कैलकुलेट किया जाए तो 3 लाख 50 रुपये, 30 दिन, 12 महीने, ये लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। मतलब वो जो टोटो चालक जो गरीब है, उसकी रोजी रोटी छीन कर योगी का प्रशासन, मोदी का संसदीय क्षेत्र का प्रशासन गरीबों की रोजी रोटी छीन कर उन
अमीर कारोबारियों को देना चाहता है, जिनके पास रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कमाई के लिए यहाँ वो बसें चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 500 करोड़ हम चलाएं और हम कमाएंगे। इसके लिए कहा गया कि टोटो चालकों को गलियों में चलाने के लिए बोल दो, ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। सवाल ये है कि अगर सिर्फ टोटो से ही ट्रैफिक जाम हो रहा है तो 25,000 आधिकारिक रूप से जो टोटो हैं वो जाम लगा दे रहे हैं। इस शहर में जो अमीरों की कारें चल रही हैं वो लगभग 1 लाख कारें हैं, जो कि नियमित रोज इन शहर की गलियों में घूमती हैं। तो उन कारों को हटा दिया जाएगा तब कितना शहर ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा। बाइक 2.5-3 लाख हैं, ज्यादा ही होंगी। सरकारी वाहनों को ले लिया जाए तो अगर ट्रैफिक क्लियर करना है, ट्रैफिक को खत्म करना है, तो इन गरीब टोटो चालकों पर ही ये अत्याचार क्यों? 1 से 1.5 लाख तो ऑटो वाले भी हैं जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं। तो इन टोटो वालों का कोई वैसा करता धरता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गरीब लोग हैं जो कि अपने घर की जमा पूंजी को इकट्ठा करके बैंक से लोन लेके टोटो खरीद के अपना परिवार का गुजारा कर रहे थे, पेट भर रहे थे। उनके ऊपर इस प्रशासन को इतनी दया नहीं आई कि इनका अगर रोजगार छिन जाएगा तो ये अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? अगर इनका रोजगार छिन जाएगा, अगर टोटो चलाए, अगर 2 किलोमीटर में बांध दिया जाए, तो आखिर वो जब कमा नहीं पाएंगे तो बैंक की ईएमआई कैसे भर पाएंगे? और ये सब क्यों? सिर्फ किसी कारपोरेट को लाभ पहुंचाना है, 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाना है। उन इलेक्ट्रिक बसों का भी हालत जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक बसें, एसी बसें चल रही हैं शहर में, उनके कंडक्टर और ड्राइवर से आप सब पूछिए एक बार, क्या आपको तनख्वाह मिल रही है? कई बार उन्होंने धरने दिए, आंदोलन किए, उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती है। जबकि जितनी बसें चल रही हैं, लाखों करोड़ों रोज कलेक्शन होता है, लेकिन उनकी 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। वहां भी वो कॉरपोरेट उस गरीब के बच्चे का, जो ड्राइवर कंडक्टर के रूप में काम कर रहा है, उसी का शोषण कर रही है। सरकार आंखें बंद करके बैठी है, या यूं कह लें कि सरकार का खुद इसमें मिली भगत है। सरकार ही ये चाहती है कि गरीबों को यहां से किनारे लगा दो। सरकार का एजेंडा है कि रोजगार तो दे नहीं रही है, लेकिन जो स्वरोजगार है उसको खत्म कर दो, गरीबों को खत्म कर दो। मोदी जी सरकार ये समझती है कि गरीबों को खत्म कर दो, गरीबी खत्म हो जाएगी। अमानवीय कृत्य है ये प्रशासन का। प्रधानमंत्री जी इस पे क्यों मौन है, ये सवाल है। जब आप ढोल गाजे बजा के इसी ई रिक्शा को प्रदूषण कम करने के नाम पे आपने रोजगार के लिए घोषणा की थी, तो आखिर इन ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और वो भी आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में? एक तरफ लाखों कारें हैं, लाखों ऑटो हैं और व्हीकल हैं, सड़क पे उत्पीड़न, अतिक्रमण है। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जगह बनारस एक ऐसा शहर है जहां बस स्टैंड ही नहीं है। बसें चल रही हैं, बस स्टैंड के बगैर बसें चलवाने वाला बनारस एक अनोखा शहर है। तो बस स्टैंड नहीं बना पा रहे। जो नगर निगम 9 करोड़ रुपए ई रिक्शा चालकों से वसूलता है, उसके बदले उसकी जिम्मेदारी है कि उसको सड़क पे चलने की छूट मिले और उसको पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था उपलब्ध कराए। लेकिन नगर निगम को इससे कोई मतलब नहीं है। नगर निगम ने कैंट स्टेशन के सामने जो ओवरब्रिज के नीचे जगह बची थी, जब वो ओवरब्रिज बना
तो जाम से राहत मिल गई थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया और ओवरब्रिज के नीचे दुकानें बना दी गई, कमाई का जरिया खोल दिया गया, जिससे फिर से वही जाम हो गया। ओवरब्रिज बनाने का कोई फायदा नहीं मिला। अगर वहां पे ट्रैफिक रोक कर दुकानें न खोली जाती तो शायद ट्रैफिक सुलभ होता, सुगम होता। इन मामलों पे प्रधानमंत्री जी कब चुप्पी तोड़ेंगे? अगर ट्रैफिक को ठीक करना है तो क्यों नहीं पब्लिक व्हीकल बढ़ाए जाते हैं? ये टोटो वही टोटो हैं जो ना हाईवे पे जा सकते हैं, ना शहर से बाहर कहीं जा सकते हैं, हर जगह मनाही है इनकी। और शहर के अंदर जो ये कमा लेते थे, परिवार का गुजारा करते थे, अब उस रोजगार पे भी सरकार और प्रशासन ने कुठाराघात किया है। सरकार रोजगार देती नहीं। एक भी कल कारखाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, एक भी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी है जो ये कहा जा सके कि सरकार ने कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यहाँ खोला हो। एक तरफ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, रोजगार के कोई साधन नहीं होंगे, और ये सरकार मंदिर मंदिर करती रहती है। और मंदिर को लेके बाबा विश्वनाथ की वजह से यहाँ जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको दर्शन कराने के लिए ये टोटो के वाले गली गली घूम के जाते हैं और उनका गुजारा चलता है। लेकिन उसको बाधित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को इस पे चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो 25,000 टोटो चालक हैं, इनके परिवारों का गुजारा अब आगे कैसे होगा। प्रशासन एक बारकोड जैसी चीज लॉन्च करता है और जबरदस्ती टोटो वालों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और बारकोड लगवाती है, और रोज बताते आया है प्रशासन कि हमने इतने बारकोड लगा दिए। क्या बारकोड लगाना अचीवमेंट है, समाधान है? अब इस बात को सोचिए कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके अगर कोई श्रद्धालु ने टोटो को बुक किया और बाबा विश्वनाथ के यहाँ गोदौलिया पे उतरा और वहाँ से विश्वनाथ मंदिर गया, फिर वहाँ से वो काल भैरव जाना चाहता है, वो 2 किलोमीटर के दायरे में फंस जाएगा। टोटो वाला कहेगा कि भाई अब उतर जाओ, क्योंकि आगे मैं जा नहीं सकता, और अगर जाएगा तो उसकी गाड़ी सीज होगी, चालान होगा। तो एक तरीके से टोटो वालों, ऊपर से जो यात्री यहाँ आएंगे उनको भी असुविधा झेलनी पड़ेगी और शायद ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जो दर्शन करने के लिए व्यक्ति आता है और एक ऑटो बुक करके पूरे शहर में घूम के संकट मोचन दुर्गा जी, बिरला मंदिर, मानस मंदिर, विश्वनाथ जी, काल भैरव, महामृत्युंजय जी, ये सब दर्शन करता है, अब उसको हर कदम पे एक नया वाहन चाहिए। ये कैसे संभव हो पाएगा कि एक टोटो वाले को लेके वो पूरे शहर को घूम जाए, और हर टोटो वाले को उतनी कमाई नहीं हो पाएगी जितने से कि वो अपनी ईएमआई भी दे पाए, चार्जिंग का खर्चा दे पाए, और बच्चे को पालेगा कैसे। अब आप इस बात को सोचिए, जहां एक तरफ 100 बसों को चलाएंगे और एवरेज 50 रुपए का अगर एक्सपेंडिचर यात्रियों ने उनको दिया 3 लाख के हिसाब से, तो लगभग 500 करोड़ सालाना का राजस्व जो है वो किसी एक व्यक्ति के जेब में चले जाएगा। एक तरफ जहां अमीरों को लाभ ये सरकार पहुंचा रही है, वहीं गरीबों का रोजगार छीन रही है। ना नौकरी है, ना कल कारखाने हैं, ना ही कोई और रोजगार की व्यवस्था है। आखिर ये लोग कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री को इस पे
आके बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये लोग अपनी ईएमआई बैंक की किस्त कैसे भरेंगे। मैं गया था वहाँ धरना स्थल पे, वहाँ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि खुद टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वहाँ एक महिला ऐसी भी मिली जो टोटो चलाती है और उसके पति को कैंसर है, उसका इलाज भी कराती है। अब आप सोचिए, अगर उसका टोटो बंद हो जाएगा या किसी गली में 2 किलोमीटर के लिए उसको परमिट किया जाएगा कि 2 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, उसकी ईएमआई तक नहीं निकल पाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, उसका रोजगार छिन जाएगा, उसके बच्चों की रोटी छिन जाएगी और वो अपने पति का इलाज कैसे करा पाएगी। इन मानवीय पक्षों को सोचने की ज़रूरत है। और प्रशासन, बनारस का प्रशासन तो इतना निर्मम हो गया है कि वो सिर्फ गरीबों को कुचल रहा है। आए दिन देखेंगे कि रेहड़ी पटरी पे जो गरीब किसी तरह जीविकोपार्जन कर रहे हैं उनको उठा के फेंक देगा। विश्वनाथ मंदिर में सबकी दुकानें, मंदिरें सब तोड़ा गया और उसके बाद अलॉटमेंट लाखों रुपए दे के हो रहे थे, तो गरीब आदमी कहाँ से लाखों ले आएगा। तो एक तरीके से ये सरकार का एजेंडा है कि अमीरों के लिए गरीबों के हक को छीनो और अमीरों को दे दो। बेहद निंदनीय कृत्य है ये बनारस प्रशासन का। और मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और उन 25,000 गरीबों की आवाज़ सुने और उनको टोटो चलाने के लिए पूर्ववत व्यवस्था मुहैया कराएं, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। अन्यथा उन परिवारों की जो आह निकलेगी वो आपको समाप्त कर देगी। धन्यवाद। जय हिंद।